नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राजभोज में आपका स्वागत है। पंकज उधास की एक मशहूर गजल है कि सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिला दे तो मैं क्या करूं। कुछ ऐसे हालात हैं बड़े बड़े नेता और भ्रष्ट अधिकारियों के, जो खुद को पाक साफ बताते हैं और अवैध वसूली घोटाले में पकड़े जाने के बाद कहते हैं मैं तो ले नहीं रहा था, लेकिन कोई ला के दे दे तो मैं क्या करूं। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ की धान के कस्टम मिलिंग के घोटाले के बारे में वो जानकारी दूंगा जिसको समझने के बाद आपको लगेगा ये कहानी कुछ फिल्मी जैसे है, लेकिन ये हकीकत है कि किस तरह से मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल के घर पर राइस मिलर्स की बैठक बुलाई गई और धान की कस्टम मिलिंग की राशि 40 रुपए से बढ़ाकर सीधे 120 रुपए कर दी गई और उसके बाद इसके लिए बाकायदा होटल बेबीलोन में एक सम्मान समारोह करवाकर खुलेआम वसूली की शुरुआत कर दी गई। इस बारे में ईओडब्ल्यू ने जो 1500 पेज का चालान प्रस्तुत किया है, जिसे जानने समझने के बाद आपको एक बार यकीन नहीं होगा क्या कभी इस कदर खुलेआम लूट भी मची हुई थी, जिस पर कहा जा रहा है आज की तारीख में पूरी तरह विराम लग गया है। लेकिन क्या यह सच है? अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, गहराई से आज मैं आपको एक एक कर वो सारी बातें अपने इस विश्लेषण कार्यक्रम के माध्यम से बताऊंगा। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के अनुसार जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और तत्कालीन राइस मिल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड थे। जिस वक्त अनिल टुटेजा उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव थे, तब उद्योग भवन में कस्टम मिलिंग से जुड़ी अनियमितताओं को कैसे करना है, इसे लेकर बाकायदा एक रूपरेखा तैयार की गई थी। कस्टम मिलिंग को अंजाम देने के लिए बाकायदा एक सिंडिकेट बनाया गया था, जिसमें राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी बदल दिया गया। रोशन चंद्राकर को सिर्फ इसलिए कोषाध्यक्ष बनाया गया ताकि वो ढंग से वसूली कर उन्हें रकम लाकर दे सके। इसके लिए सबसे पहले प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री निवास में एक बैठक हुई थी, जिसमें प्रोत्साहन राशि 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई और इसकी विधिवत शुरुआत बेबीलोन होटल के एक सम्मान समारोह से की गई। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी ईओडब्ल्यू का साफ तौर पर आरोप है कि इस तरह से कस्टम मिलिंग घोटाले में कुल 140 करोड़ की वसूली हुई, जिसमें अकेले अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर, वही अनवर ढेबर जो शराब घोटाले में बंद हैं, इन दोनों को ही 22 करोड़ रुपए मिले। ऐसे में यह समझना होगा कि यहाँ अनवर ढेबर की क्या भूमिका थी और अलग अलग व्यक्ति किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे थे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनोज सोनी की, जो उस समय मार्कफेड के एमडी हुआ करते थे। ये राइस मिलर्स को कस्टम मिलिंग के बदले भुगतान करने के लिए जिम्मेदार थे, जो कि रोशन चंद्राकर के बताए गए मिलर्स को राशि जारी करते थे। अब बात रोशन चंद्राकर की, ये राइस मिलर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष बनवाए गए थे, जो कि राइस मिलर से प्रति क्विंटल 20 रुपए की अवैध वसूली कर मनोज सोनी को दिया करते थे। इसी तरह मार्कफेड की एक अधिकारी थी प्रीतिका पूजा केरकेट्टा, ये डीओ काटने का काम करती थी। ये रोशन चंद्राकर के कहने पर ये चिन्हित मिलर्स की डीओ काटती थी। यहाँ अनवर ढेबर की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो मनोज सोनी के कहने पर राइस मिलर से अपने कर्मचारी भेजकर उनसे पैसे मंगवाया करता था। इसी तरह शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया, जो अनवर ढेबर के कहने पर अपने कर्मचारियों के माध्यम से मिलर से पैसा तो मंगवाता था, साथ ही सिंडिकेट के सदस्यों का भी यही बंटवारा करता था। और अनिल टुटेजा के बारे में जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, यही किंग पिन था, यही मास्टरमाइंड था। लेकिन अनिल टुटेजा से भी कहीं आगे उस समय के कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, या यूं कहा जाए कि आज भी वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, रामगोपाल अग्रवाल, जो आज की तारीख तक फरार है, करीब 2-2.5 साल से कहीं गायब है। किसी को मिले तो आप बताना। शराब घोटाले से मिली हुई रकम के मामले में आरोपी है रामगोपाल अग्रवाल, और कस्टम मिलिंग वाले मामले में भी अनिल टुटेजा से मिली हुई रकम का यही हिसाब किताब किया करते थे। इनके बारे में साफ तौर पर ईओडब्ल्यू ने अपनी चार्जशीट में बहुत कुछ लिखा है। मैं आपको स्क्रीन में कॉपी दिखा रहा हूं, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का भी उल्लेख है। अपनी चार्जशीट में ईओडब्ल्यू ने साफ तौर पर यह लिखा है कि राजीव भवन में बैठक होती थी, जहां अवैध वसूली तंत्र का औपचारिक प्रारूप तैयार होता था। प्रकरण में विवेचना के दौरान पाया गया है कि रामगोपाल अग्रवाल के द्वारा राजीव भवन शंकर नगर में छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश रुंगटा और महासचिव प्रमोद अग्रवाल के साथ
मीटिंग लेकर धान के उठाव की मात्रा, 20 रुपए प्रति क्विंटल किस के दर पर अवैध वसूली का जिम्मा छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन को दिया गया। यही अंतिम लाइन में आप पढ़ सकते हैं, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि रामगोपाल अग्रवाल संपूर्ण कस्टम मिलिंग अवैध वसूली के समन्वयक और संग्रहणकर्ता के रूप में सक्रिय भूमिका में थे। पिछले दिनों मैंने कांग्रेस के एक पुराने प्रदेश महासचिव से बात की थी, जिनका लगातार राजीव भवन में आना जाना होता था, तो उन्होंने भी स्वीकार किया था कि कोई बड़े बड़े कार्टून आते थे। इसके लिए राजीव भवन का जो 2 दरवाजा होता है उसमें एक गेट बंद कर दिया जाता था और कांग्रेस कार्यालय के बेसमेंट में ही ढेर सारे ऐसे कार्टून आते थे जो सीधे रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाए जाते थे। लोगों को धोखा देने के लिए उन कार्टून को ऐसे प्रस्तुत किया जाता था जैसे उसमें कोई प्रचार सामग्री हो। कस्टम मिलिंग से वसूली की रकम को बीटीआई मैदान के अलावा शंकर नगर की 2 अलग अलग कॉलोनियों पाम वैली और बनियान ट्री इंक्लेव जैसे पॉश इलाकों में लाई जाती थी। हर बार रकम छोड़ने के लिए जगह को बदल दिया जाता था। एजेंट वहां रकम छोड़ते थे, फिर यह राशि जेल रोड और शंकर नगर स्थित होटलों में पहुंचाई जाती थी। इस तरह से बड़ी होशियारी से अनिल टुटेजा वो रकम अपने पास मंगवा लेता था, जिसके बाद उस रकम का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के राजीव भवन में भेजा जाता था, जिसे पार्टी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल द्वारा लिया जाता था। यह पैसा बोरियों और कार्टून में भरकर भेजा जाता था ताकि किसी को शक न हो। कुल मिलाकर कस्टम मिलिंग घोटाले में जिस तरह से अनिल टुटेजा का नाम आ रहा है, वहां अनिल टुटेजा ने अपने साथ अनवर ढेबर को शराब घोटाले की तरह इस मामले में भी हमराज और हम कदम बना रखा था। ईओडब्ल्यू ने जो 1500 पेज की चार्जशीट प्रस्तुत की है, उसमें अनवर ढेबर की कुछ और भूमिकाओं का भी साफ तौर पर उल्लेख करते हुए स्पष्ट रूप से लिखा है कि कारोबारी अनवर ढेबर का सरकार में बहुत गहरा प्रभाव था। आयकर विभाग की छापेमारी में मिले चैट में इसका खुलासा हुआ है। अनवर ढेबर का दखल पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, बिजली विभाग, मार्फेड सहित कई और विभागों में भी था, जो कि अनिल टुटेजा के माध्यम से कई काम करता था। कई विभागों में उनके बिना कोई काम नहीं होता था। राज्य सरकार के अधीन जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू अब इन विभागों की भी जांच कर रही है। ऐसी जांच जब कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हुए घपले घोटाले की हो रही है, तो जाहिर तौर पर विपक्षी इस बात को लेकर भी आरोप लगाएंगे और उनका ऐसा आरोप लगाना भी स्वाभाविक है कि क्या मौजूदा सरकार में कोई घपले घोटाले नहीं हो रहे हैं। ऐसे वाजिब से प्रश्न और आरोप का उत्तर तलाशना भी जरूरी है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त तथ्य होने चाहिए। आरटीआई के माध्यम से अनेक विभागों में हम लगातार जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, सिस्टम में बैठे हुए लोग यदि बेईमान होंगे, यदि वो पदभ्रष्ट हो जाएंगे, तो जनता का इससे अहित होगा। इसलिए लगातार हम ऐसे चेहरों को एक्सपोज कर रहे हैं। पहले राजनीति को ही काजल की कोठरी कहा जाता था, लेकिन हम सत्ता को भी काजल की कोठरी कहते हैं। सत्ता में चाहे कोई भी बैठे, उनके दामन पर दाग लगना स्वाभाविक है, और ऐसे ही स्वाभाविक से दाग को समझने के लिए हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं। कई बार ग्राउंड जीरो पर जाकर और कई बार अपने सूत्रों के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं, जिनसे जनता सजग रहे, देश और समाज का हित हो। जिस वक्त विधानसभा में 6 मार्च 2023 को भारतीय जनता पार्टी के भाटापारा से विधायक शिवरतन शर्मा ने यह आवाज उठाई थी कि कस्टम मिलिंग में 20 रुपए की अवैध वसूली हो रही है, तब उस समय के मंत्री मोहम्मद अकबर ने बड़ी जिम्मेदारी से कहा था, सबूत लाओ। तो आज की तारीख में सबूत भी आ गया है, आरोप पत्र भी आ गया है, पड़ताल भी पर्याप्त हो चुकी है। उस समय के राइस मिलर जो 20 रुपए प्रति क्विंटल अवैध वसूली के दे रहे थे, तो ऐसे कई राइस मिलर भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े थे, जो उस समय पैसे दे रहे थे और जानकारी विधानसभा तक भी पहुंचा रहे थे। यानी भ्रष्टाचार कोई भी करे, उसकी ज्वाला जब उठती है तो उसका धुआं हर किसी को नजर आ जाता है। ये चीज छिपाने से नहीं छिपती। 6 अक्टूबर को ईओडब्ल्यू ने जो 1500 पेज का चालान प्रस्तुत किया है, इस मामले के सुराग तो पहले ही मिल गए थे। जब भूपेश बघेल की सरकार थी, तब केंद्रीय एजेंसी ईडी ने इस 140 करोड़ के घोटाले के बारे में अक्टूबर 2023 में जानकारी दे दी थी। ये वो दौर था जब चुनाव आचार संहिता लग चुकी थी। इसके बाद जब जांच आगे बढ़ते गई, तो सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक पोल खुलती गई। ईडी ने 23 अक्टूबर 2023 को खुशी वाटिका रायपुर में मनोज सोनी के आवास पर छापा मारा था और साथ ही साथ कई और राइस
ब्लैकमेलरों के ठिकानों पर भी छापा मारा था। इसके बाद 29 जनवरी 2024 को, यानी सरकार तब बदल चुकी थी, भाजपा की सरकार आ गई थी, इसमें ईओडब्ल्यू की एंट्री हुई और आधिकारिक रूप से ईओडब्ल्यू ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज की। 1 फरवरी को ईओडब्ल्यू ने 3500 पेज का पहला चालान पेश किया। उसके बाद अप्रैल 2024 को मनोज सोनी और रोशन चंद्राकर की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में 10 जुलाई 2025 को अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को ईओडब्ल्यू ने औपचारिक रूप से रिमांड पर लिया, जिसकी अवधि 11 दिनों तक थी। 21 जुलाई 2025 को अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर से पूछताछ की अंतिम तारीख निर्धारित की गई। इसके बाद एक एक कर वो सारी बातें सरेआम हो गई, जिसे छिपाया जाता था, जिसे ईओडब्ल्यू से जांच नहीं करवाया जा रहा था। कुल मिलाकर आज की तारीख में आपको समझना होगा, जैसे कि शराब घोटाले मामले में हुआ, 15 जनवरी 2025 से आज की तारीख तक कवासी लखमा जेल में बंद है, क्योंकि मंत्री खुद घोटाला करवा रहे थे। उस समय के मुख्यमंत्री के इकलौते बेटे चेतन बघेल भी बीते 18 जुलाई से जेल में हैं। बार बार उन्हें रिमांड पर लिया जा रहा है और भूपेश बघेल उस पर खुशी जाहिर कर चुके हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि वो साफ तौर पर कह रहे थे कि उनके बेटे को कल तक कोई नहीं जानता था, आज पूरा देश जानता है। मेरा लड़का तो सीधा खेती किसानी करने वाला, कोई राजनीति में तो थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे लड़के को अपना दुश्मन बनाया। मतलब ये तो मेरे लड़के के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसका विरोधी है। तो इसीलिए मेरे लड़के के नाम कोई जानता नहीं था, रातों रात पूरा देश जान गया। यानी राजनीति का इससे विकृत और विभत्स चेहरा आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। भूपेश बघेल जो खुद मुख्यमंत्री थे, वो क्या कुछ करवा रहे थे, और जब आज की तारीख में चेतन बघेल के विरुद्ध मजबूत सबूत मिले हैं, 16 करोड़ 70 लाख की बात पर भूपेश बघेल ये कह चुके हैं कि पहले आरोप तो 1000 करोड़ के लग रहे थे, ऐसे में मामला 16 करोड़ 70 लाख का कहां से आ गया। कुल मिलाकर राजनीति के लिए इतनी बेशर्मी और राजनीति का इतना छिछरा स्वरूप आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। बावजूद इसके हम अच्छे लोगों को बार बार आग्रह करते हैं, राजनीति में आए, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते। मेरा आपसे आग्रह है कि आज के इस अंक के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, प्यार दें, प्यार बांटें। नमस्कार।